नमस्ते। आज मेरे साथ विजय शंकर पांडे साहब हैं। पांडे साहब का एक कैरियर यह है कि ब्यूरोक्रेट होने के साथ साथ, कार्यपालिका के इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ, इन्होंने शायद आम जन के साथ अपनी जो कनेक्टिविटी है उसको नहीं कभी छोड़ा। इन्होंने नौकरी के समय भी नहीं छोड़ा, नौकरी के बाद भी नहीं छोड़ा। और वो सारे प्रश्न जो एक हम लोगों को जो जिनके सामने भाई डीएम साहब, एसपी साहब, सेक्रेटरी साहब रहते हैं, उनसे बहुत से प्रश्न होते हैं, तो इन्होंने उस प्रश्नों से मुंह भी नहीं मोड़ा। आ, विजय शंकर पांडे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज हम लोग धन्यवाद। एक 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 प्रयोग नहीं कर रहे हैं, एक आग्रह ये है आप सब लोगों से कि चैलेंज ऑफ 25 2025 का कार्यपालिका की क्या चैलेंजेस हैं। हम मैंने अलग अलग लोगों से लिया था, प्रोफेसर अरुण कुमार से आर्थिक चैलेंज की बात की, डिफेंस वालों से किया। आपका इतना लंबा अनुभव है और आपने कोशिश की है जब आप अपने पद पे थे कि जो कार्यपालिका के अंदर की दिक्कतें हैं उसको भी दूर किया जाए, कार्यपालिका का जिससे दिक्कतें हैं उनको भी दूर किया जाए, और कार्यपालिका को एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की जाए। कार्यपालिका के 2025 के भारत के सामने क्या चैलेंजेस हैं, मैं थोड़ा इस पे आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा। देखिए आनंद जी, एक तो कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रश्न आपने उठाया है, ये प्रश्न ब्यूरोक्रेसी के सामने जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से सामने खड़ा हुआ है। क्योंकि आज अगर आप देखें पीछे मुड़कर, तो ये दुख के साथ मैं कह रहा हूँ, दुर्भाग्य है भी देश का कि हम लोग एज ए कंट्री अपनी शायद ही कोई समस्या अभी तक हल कर पाए हों। चाहे वो अशिक्षा की हो, गरीबी की हो, स्वास्थ्य की हो, सफाई की हो, भ्रष्टाचार की हो। हम लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि इन समस्याओं से कैसे निजात पाए। गरीबी हटाओ का नारा आपको याद होगा 71 में से शुरू हुआ, इंदिरा जी के समय से शुरू हुआ, और हर सरकार जो आती है वो यही कहती है कि हम अब सब ये समस्या हल कर देंगे, गरीबों का उत्थान कर देंगे। और ये भी कहने में कोई संकोच नहीं कि जो भी सरकार आई, चाहे प्रदेश में आई हो चाहे देश में आई हो, वो एक ही बात कहती कि हम तो विकास की नदी बहा देंगे। लेकिन नदी क्या वहाँ वो छोटी सी वो भी नहीं, नाली भी नहीं दिखती। और समस्या जो स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के सामने खड़ी थी, वही कमोबेश आज भी खड़ी है। देखिए, हमारी आबादी बहुत बढ़ गई। 33 करोड़ सन 47 से लेकर आज 140 145 करोड़ पे पहुंच गए हैं। इसलिए जो समस्या थोड़ी बहुत जो हम लोगों ने किया, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कि देश के रूप में हमने कुछ अचीव ही नहीं किया, बहुत किया और बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचे। लेकिन हमारा देश की बहुत बड़ी जनसंख्या अभी भी उन वहीं खड़ी है जहां पर वो स्वतंत्रता के आसपास थी। मुझे कहने में कोई संकोच इसलिए नहीं है क्योंकि सारे डेटा से प्रूव्ड है। जैसे सन 47 में भी हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, ये था, ये मतलब रिकॉर्डेड है, फैक्ट ही है। उससे पहले हम लोग हजारों साल तक, सैकड़ों साल तक हम लोग विश्व की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था थे। रिकॉर्डेड इकोनॉमिक हिस्ट्री ये है कि करीब 25% जीडीपी विश्व की जो है वो देश में थी। तो इसलिए थी क्योंकि हम और चीन ऐसे दो देश थे जिनकी जनसंख्या पहले से बहुत ज्यादा थी। तो जब काम करने वाले हाथ ज्यादा हो तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो किसी की देश की जो पर कैपिटा वो बढ़ेगी। ये सब चीजें एक तरफ। लेकिन उसके साथ जो हम लोगों ने जो समस्याएं जो इनहेरिट की, स्वतंत्रता के बाद इनहेरिट की, उन समस्याओं के समाधान के लिए सरकारों ने जरूर प्रयास किया होगा। मैं ऐसा नहीं मानता कि नहीं नहीं कहना चाहता हूँ कि कभी भी हमारे राजनीतिक नेतृत्व या ब्यूरोक्रेसी ने कुछ करने की कोशिश नहीं की, सबने बड़ी कोशिश की। लेकिन जो स्थिति वो यही है कि आज भी करीब 100 करोड़ की आबादी हमारी इस स्थिति में है कि उसको सरकार से 5 किलो अगर अनाज न मिले तो शायद वो जीवित नहीं रह पाए। देखिए, ये मेरा कहना नहीं है, ये सरकार का खुद का क्लेम है कि वो ये हमें देना पड़ता है, नहीं तो लोग भूख मर जाएंगे। और जब कोविड आया तो ये क्लेम के रूप में सरकार ने लिया, और सही लिया, कि अगर हम लोग ना होते और सरकार ने न दिया होता तो शायद बहुत बड़ी जनसंख्या को खाने पीने की भी समस्या हो जाती। शिक्षा की बात आप ले लीजिए तो हम लोग शिक्षा में दुनिया के बहुत पीछे हैं। जो जो ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स है, उसमें हम लोग पिछली पायदानों में अपनी जगह पाते हैं। भ्रष्टाचार में हम दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में गिनी जाती है। तो ये जो चैलेंजेस थे ब्यूरोक्रेसी के सामने, ये 47 के बाद भी थे और आज भी है। अगर आप पूछें कि 25 में, सन 2025 में क्या चैलेंजेस हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जो मूल समस्याएं किसी देश के सामने, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, कानून व्यवस्था, गरीबी
और समान न्याय की है, वो आज भी हमारे सामने खड़ी है। और उसमें ब्यूरोक्रेसी को बहुत बड़ा रोल तभी प्ले करना चाहिए था, और आज भी प्ले करने की पूरी स्थितियां बनी हुई हैं। देखिए, सरकार जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आती हैं, उनसे अपेक्षा ये होती है कि पब्लिक का मैंडेट लेकर वो आए, कि उनकी जो नीतियां उस पर मुहर लगवा कर आए। लेकिन उसके बाद उनको उन नीतियों को चलाने के लिए ये जो तंत्र मौजूद होता है, जिसको आप ब्यूरोक्रेसी के नाम से कहते हैं, नौकरशाही कहते हैं, वो मौजूद रहती है उसको काम कराने के लिए। अब यहीं पर आता है चैलेंज की जो राजनीतिक नेतृत्व जो मैंडेट लेकर आया है, उस मैंडेट को कैसे संवैधानिक उसमें ढांचे में रहते हुए कैसे पूरा किया जाए। ये जो जैसे कहते हैं चैलेंज 47 में भी था, और आज भी वही चैलेंज खड़ा हुआ है। आपकी आवाज नहीं आ रही जी है। जी जी, मैं एक चीज और जरा समझना चाहता हूँ। हाल के दिनों में एक प्रवृत्ति और आई है कि जो सर्विंग ब्यूरोक्रेट, जो कार्यपालिका में काम कर रहा है, कप्तान साहब हैं, डीएम साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, वो ओवरनाइट डिसाइड करते हैं कि मैं नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ। इस्तीफा दूसरे दिन मंजूर हो जाता है और तीसरे दिन वो इलेक्शन लड़ने लगते हैं, वो किसी के लिए भी। नॉर्मल कोर्स में अगर आप सेवानिवृत्त होते हैं तो 1 साल का कुछ कूलिंग पीरियड होता है, लेकिन इलेक्शन एक ऐसी चीज मान ली जाती है जहां कोई कूलिंग पीरियड की जरूरत नहीं। मैं थोड़ा, क्या ये भी एक कारण है कि जो हम एक आज कमिटेड ब्यूरोक्रेसी किसको बोल रहे हैं, या जो भी उसका नाम कुछ भी लिया जाए, उससे भी कुछ समस्याएं हो रही हैं कि कहीं विधायिका और ब्यूरोक्रेसी का जो मेल है, या सरकार और ब्यूरोक्रेसी ज्यादा मेल है, वो कहीं दिक्कत कर रहा है। दे, देखिए आनंद जी, ये समस्या उतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि सर्विस छोड़कर या सर्विस में रख के रिजाइन करके राजनीति में आने वालों की संख्या अभी तक 100 भी क्रॉस नहीं की होगी, जो मुझे समझ में आता है। लेकिन ये समस्या और बड़ी है। बेसिकली जो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की आप जो बात कह रहे हैं, वो है समस्या असली। जो लोकतंत्र में जो ब्यूरोक्रेसी की जो अवधारणा है, वो ये है कि भाई आप परमानेंट ब्यूरोक्रेसी इसलिए है जिससे कि आप संविधानिक व्यवस्था को चलाने में, आप जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आती हैं जो अपना मैंडेट लेके आती है, उसको संवैधानिक ढांचे के अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन आप बिल्कुल करिए। कहने का मेरा मतलब है कि देखिए, नीतियां बनाने का अधिकार तो बिल्कुल इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के पास है, क्योंकि वो जनता का मैंडेट लेकर आते हैं। लेकिन उनके पास ये मैंडेट नहीं है कि वो अपनी नीतियां ऐसी बना लें जो संविधान परख हो, संविधान के इतर जाकर हो। अब यहीं पे ब्यूरोक्रेसी का रोल दिया गया था संविधान में, कि देखो भाई, आप जो है कानून के राज के प्रोडक्ट हो। सबसे पहला तो मैं आनंद जी कहना चाहूंगा कि हम लोग और जो ब्यूरोक्रेसी पूरी है वो कागज पर, अब जैसी भी जो आज की रियलिटी है उसके बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन कागज पर ये सारी ब्यूरोक्रेसी एक ऑनेस्ट सिस्टम की प्रोडक्ट है। जैसे यूपीएससी में मेरी क्या सोच सिफारिश थी, कुछ नहीं, आप बैठे, आपने मेहनत की, आप जो यहाँ आके गए, आपको सरकार में इतना बड़ा पद मिल गया। तो ये ऑनेस्ट सिस्टम के हम लोग प्रोडक्ट है। तो जब आप एक ऑनेस्ट सिस्टम और कानून की व्यवस्था के प्रोडक्ट हो, तो आपसे ये और भी अपेक्षा की जाती है कि आप कानून के इतर व्यवस्था में जाके काम ना करें। लेकिन यहीं पर आता है भ्रष्टाचार, यहीं पर आता है लोभ और मोह। लोगों का ये है, अब ब्यूरोक्रेसी की ये कैरेक्टर हो गया, कोई भी सरकारी तंत्र में रहते हुए चाहता है कि उसे सब कुछ मिले। कहने का मतलब उसे हर मलाईदार, जैसे आप लोग भाषा में कहते हैं, मलाईदार पद मिलता रहे हमेशा। और इस यहीं से शुरुआत होती है राजनीतिक तंत्र के साथ गठजोड़ की। आप देखते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण लूंगा, क्योंकि हम दोनों लोग उत्तर प्रदेश से हैं। सरकारें आती हैं, एक सेट ऑफ ऑफिसर्स तुरंत आके महत्वपूर्ण पदों पे बैठ जाते हैं। वो सरकार गई, वो लोग पता नहीं कहाँ किस नेपथ्य में चले जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं, कि कोई उनको जानता भी नहीं है। उसके बाद नई सरकार आई, नए चेहरे आके बैठ जाते हैं, फिर वो शासन करने लगते हैं। ये एक तरह से जैसे अमेरिकन जो सिस्टम है, उसको हम लोगों ने लोकतंत्र में और संविधान में, इस संविधान में जहां पर इसकी व्यवस्था नहीं, तो उसको काबू कर लिया है। इसके चलते अब हुआ क्या कि ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल पॉलिटिसाइज हो गई। मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है कि लोगों ने अपना कानून के अनुसार कार्य करने के बजाय, जो राजनेता बैठे हैं उनके मर्जी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया, जिसकी कोई छूट आज हमारे देश में नहीं था। क्योंकि हमारे देश में संविधान जब तक है तब तक कानून का राज बना रहेगा, और कानून का राज मतलब है कि आप नियम कानून के अनुसार ही निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं, उसके इतर निर्णय लेने के सक्षम है ही नहीं। जबकि आज क्या हो रहा है, आज कानून का राज नहीं है, व्यक्ति विशेष का राज है। जैसे आप देखिए, कुछ प्रथाएं चल गई प्रशासन में, ठीक है, उन प्रथाओं को अब कोई चैलेंज भी नहीं करता। जैसे एक प्रथा यह है कि जब कोई भी सरकार आती है तो अपने जाति विशेष लोगों को लेके चली आती है,
किसी और चीज से लेना देना नहीं रहता, आप अगर उस पर्टिकुलर जात को वहां आ गए। अभी आपने देखा होगा बुलडोजर। आप ये बताइए कि कानून की किसी भी जगह पर किसी भी कोने में ये है कि आप किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो तो आप उसका मकान जाके गिरा दें। अब सोचिए, इस चीज को चलते हुए 4 साल हो गया और सुप्रीम कोर्ट को 4 साल लग गया हमारे देश में ये कहने के लिए कि भाई इसको नियम के अनुसार काम करें। अरे भाई, आपने ये कौन सा बड़ा तोप मार दिया ये कहकर। अरे ये तो देश में कानून का राज तो स्थापित ही है, यहाँ तो नियम के इतर कुछ और करने की क्षमता न तो एसपी साहब के पास है, न डीएम साहब के पास है, न सीएम साहब के पास है, न पीएम साहब के पास है। किसी के पास तो क्षमता ही नहीं। लेकिन चूंकि अब इसको कोई कहने वाले जो तंत्र में लोग बैठे हैं, जो हम लोग पहले थे, आज नए नए लोग बैठे हैं, वो इस बात को ध्यान ही नहीं देते। अब तो कहते हैं कि अगर ऊपर से आदेश आ गया तो करना है। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि अब व्यक्ति विशेष की इच्छा का राज बचा हुआ है, कानून का राज जो है एक तरह से समाप्त हो गया है। और जो आप लोग कह रहे हैं कि अब लोग जो है इसीलिए तंत्र के साथ, राजनीतिक तंत्र के साथ गठजोड़ कर चुके हैं और वो यही कहते हैं कि जो ऊपर वाला कह रहा है वो करते रहो और अपनी नौकरी आराम से निकाल लो, कानून के राज की चिंता न करना। और देखिए, कानून के राज के साथ ही आम जन का हित निहित है। जब कभी भी सत्ता कानून के राज से विरत होगी तो सिर्फ कमजोर लोगों का हित होता है। ये हमारे देश की और प्रदेश की जनता को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अहित सिर्फ उसका है। इसलिए जब भी वोट डालिए तो ऐसे मनमाना शासन चलाने वाले या कानून के इतर काम करने वालों या भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को कदापि वोट न दीजिए। अंत में आप ही जो कमजोर वर्ग हैं वही सफर करता। देखिए आनंद जी, इसको समझिए कि लोकतंत्र में सामान्य लोगों के पास मात्र एक वोट है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन उस ताकत को हमारे राजनीतिक तंत्र ने जाति, धर्म और पैसे, इन तीन जो गठजोड़ से उसको शून्य कर दिया। और अब ये है कि अगर ये तीन चीज आपके पास है तो उस वोट को आप ले सकते हैं और उसी के आज जो जिसे कहते हैं पराकाष्ठा हो गई है कि कानून के राज की जगह व्यक्ति विशेष का राज चल रहा है। जी, मैं विजय शंकर साहब, मैं एक और चीज आपको मतलब दर्शकों के ज्ञान के लिए बता दूं। एक तो जो आप कह रहे हैं कि एक सेट ऑफ ऑफिसर्स होते हैं वो, लेकिन कुछ अब अफसरों ने एक और नया डेवलप कर ली है स्किल कि वो कोई भी आए वो हर जगह वही चहेते रहते हैं और मुख्य जगहों पे वो, चाहे वेस्ट इंडीज आए, चाहे इंग्लैंड आए, चाहे ऑस्ट्रेलिया आए, वो हर जगह फिट इन हो जाते हैं। कुछ इस तरह के भी प्लेयर आपके सर्विसेज में हो गए हैं। लेकिन मैं एक चीज और मैं इसलिए इस पे ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, जब हम बड़े हो रहे थे और आप में मुझसे 2-4 साल सीनियर एज के होंगे, जी या मतलब मैंने सन 73 में हाई स्कूल किया था, तो मैं ये मान रहा हूँ कि उसी के आसपास के आप होंगे। जी 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 मुझे जी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल से सही। याद है कि हम लोग जिस मोहल्ले जिस जगह रहते थे वहां के सबसे बड़े घर डॉक्टर साहब या वकीलों के होते थे। लखनऊ में भी जो सबसे बड़े घर होते थे वो डॉक्टर साहब या वकील। लेकिन अब आप आंख बंद, मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूँ कि आप आंख बंद करके चले जाइए, सबसे बड़े बड़े घर ब्यूरोक्रेट्स के हैं। अब लखनऊ बिल्कुल में, सही कहा। लखनऊ में जो गोमती नगर में 4-6 बंगले बना के एक घर है जिनको आपने अपने मुहिम में आइडेंटिफाई भी किया था, वो उनका है। लेकिन मैं इससे क्या इतर एक प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये जो ब्यूरोक्रेसी है, भ्रष्टाचार उसका एक पक्ष है, खराब पक्ष है, वो पूरा देश उससे तबाह है। लेकिन मैंने आज तक ब्यूरोक्रेसी में ये कभी नहीं देखा कि इन इन अधिकारी की इसलिए थोड़ा वो हुआ, भर्सना हुई कि इन्होंने अपना काम नहीं ठीक से किया। काम न करने में शायद दंड है, काम ना करिए तो आप ज्यादा आसानी से जीवन जी सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। मैं इस पे भी चाहूंगा, पीपल आर पेनलाइज फॉर वर्किंग, ना काम करने के लिए उनको ज्यादा छूट है या इंसेंटिव है, मैं कहूँगा। मुझे चंगा। देखिए आनंद जी, अगर आप इसको, चूंकि मैंने करीब 38 साल करीब इस जी सेवा में दिया और नीचे से ऊपर तक काम करने का मौका मिला, तो मुझे जो दिखा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हो सकता है ब्यूरोक्रेसी में बहुत लोग मेरे अनुभव से सहमत ना हो या मेरे विचार सहमत ना हो। देखिए, ये सब एक ही चीज है, ये भ्रष्टाचार है। देखिए, आप पैसा खाएं सिर्फ तभी भ्रष्ट नहीं है। आप अगर आंख मूंद के बैठे रहते हैं और सब कुछ गलत होने देते हैं, आप भी बहुत बड़े भ्रष्ट हैं। क्योंकि आप कानून के इतर, ये मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूं कि देश का संविधान सिर्फ एक मोटी बात कहता है, वो कानून का राज है। और इसी के इर्द गिर्द जो बाकी व्यवस्थाएं जो हैं वो सब उसके इर्द गिर्द घूमती हैं सिर्फ, और उसका एक विस्तार है। मूल इसका एक है, कानून का राज है।
और कानून के से इतर काम करने का अधिकार न तो प्रधानमंत्री को है, न मुख्यमंत्री को है, और न अफसर को, आईएएस पीसीएस को, आईएएस आईपीएस को, किसी को नहीं है, पुलिस को नहीं है, दरोगा को नहीं, सिपाही को भी नहीं है। देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक है जो भ्रष्टाचार में सीधे लिप्त है, और उसका जैसे आपने बताया बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े, देखिए आप तो अभी आनंद जी सिर्फ कोठियों पे ध्यान दे रहे हैं। अब भ्रष्टाचार में ये लोग बड़ी बड़ी मिलों के मालिक हैं, बड़े बड़े इसका रिजॉर्ट्स के मालिक हैं, बड़े बड़े होटलों के मालिक हैं, और इनकी विदेशों में संपत्तियां हैं। ये सब चीजें खुलकर आ चुकी हैं, इसलिए मुझे कहने में कोई शक शुबा नहीं है। जी। ये स्थितियां एक वर्ग की है जो भ्रष्टाचार में खुलेआम लिप्त रहा। दूसरे लोग ऐसे रहे जिन्होंने कुछ काम नहीं किया, ठीक है, और अकर्मण्यता करते रहे। देखिए, उस अकर्मण्यता के पीछे भी उनका निहित घोर भ्रष्टाचार था। जब लोग कहते हैं कि भाई ये काम नहीं करते, तो मैं आपको बता दूं वो सब कुछ करते हैं जो उनके हित का है। वो अपनी सैलरी लेने में कोई कोताही नहीं बरतते, अपना मेडिकल रिम्बर्समेंट कोई कोताही लेने में बरतते, अपना सुख सुविधा में कोई कोताही नहीं बरतते। सिर्फ जो काम है, क्यों, उनके मन में भावना बढ़ जाती कि मुझे इसको करने पे मिलेगा क्या। क्योंकि वो थोड़े से कमजोर लोग हैं, इसलिए रिश्वत खाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। देखिए, रिश्वतखोर बड़ा दुस्साहसी होता है। मैं साहसी नहीं कहूँगा, दुस्साहसी, क्योंकि अपराधी हमेशा दुस्साहसी होता है, साहसी तो हो ही नहीं सकता। साहस तो सर्वोच्च, जैसे कहते हैं, सच की और उसकी पराकाष्ठा होती है। साहसी होने के लिए तो सब बड़ा सच्चा आदमी होता है, वही साहसी हो पाता है। तो इन दुस्साहसियों की तरह वो साहस नहीं कर पाते, इसलिए वो कामचोर हो जाते हैं। मैं आपसे बताऊं, मैं जब कभी भी, थोड़ा सा इतर विषय है, जब कभी भी मैं सोचता हूं पिछले 25-30 साल के बारे में, मैं जो ऑनेस्ट लोग लेकिन कामचोर लोग उनकी तरफ देखता हूं, तो मैं इस श्रेणी में नीचे से ऊपर तक मैं कई नाम गिना सकता हूं। देखिए, शायद आप मुझसे असहमत लगे, लेकिन जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, ठीक है। मनमोहन सिंह जी की सरकार निहायत भ्रष्ट सरकार थी, इसमें कोई दो राय नहीं, कि उसी तभी जनता ने उनको 40 सीट पे पहुंचा दिया था, कांग्रेस पार्टी को। आप ये देखिए कि उनको देश का सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री कहा जाता है। अब ये बताइए, जब आप उस कुर्सी पे बैठे थे, सारे नंगा नाच भ्रष्टाचार, आप क्या कर रहे थे? मेरा साफ कहना, मैं कई चैनलों पे कह चुका हूं कि जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचार, जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री की कुर्सी की रिश्वत मिल जाए, उससे बड़ी रिश्वत देश किसी को दे नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता। वो ऐसे लोग, और ये मैं इससे जोड़ रहा हूं कि हमारे कई चीफ सेक्रेटरी बड़े ईमानदार थे, लेकिन अपने नीचे उन्होंने लूट का साम्राज्य होने की अनुमति दी। उसी दृष्टि से मैं प्रधानमंत्री जी को ला रहा हूं कि आपके नीचे देश लुट गया, आप कर क्या रहे थे? आपको पद से इतना मोह था कि आप उसके लिए बोलने को तैयार नहीं थे, और देश का दुर्भाग्य है कि उनको महिमा मंडित करके कहता सबसे ईमानदार है। मैं बिल्कुल इससे असहमत हूँ। इसलिए असहमत हूँ कि मैंने सारे ऐसे ईमानदार लोगों को अपने जीवन के प्रारंभ से अंत तक देखा है, जिन्होंने खुद रिश्वत नहीं खाई, लेकिन प्रदेश देश का बंटा धार कर गए, और सिर्फ अपने स्वार्थ में, जिससे उनकी कुर्सी बनी रहे। आपको मैं सैकड़ों में नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ किसी और छोटे लोगों का, क्योंकि वो उनके बारे में लोग जानते ही नहीं जाता। मगर मैं उदाहरण दूंगा, अभी लोग समझ नहीं पाएंगे मैंने क्यों उनका नाम लिया, स्वर्गीय प्रधानमंत्री, क्योंकि उनको सब जानते हैं, उनके बारे में खुल के कहते हैं ईमानदार। मैं बिल्कुल असहमत हूँ इस बात से। उनके जैसा, उनको जो रिश्वत थी कुर्सी की, वो देश का कोई और रिश्वत उससे बड़ी होती नहीं, और उन्होंने अपने कार्यकाल में देश को लुटा दिया। तो आप, मेरा मेरा जो कहने का मतलब है, जो लोग कामचोर हैं, बहुत भ्रष्ट हैं, और उन्होंने उन्होंने सिर्फ इतना किया कि पैसा खुद नहीं खाया, लेकिन पूरी व्यवस्था में लूट के वो मूक दर्शक बने रहे। इसलिए वो उतने ही दोषी, अगर कम नहीं, जितने कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोग, जिन्होंने साम्राज्य खड़ा कर दिया। दूसरा, आपने जो कहा कि कुछ लोग हमेशा हर सरकार में महिमा मंडित होते रहते हैं। देखिए, जब राजनीति भ्रष्ट हो जाए, जब, तो उसको भ्रष्ट लोग ही पसंद आएंगे। चुनाव में पैसा खर्च होता है, इसको लेकर इस देश को सारे नेता मिलकर लूट रहे हैं। जब किसी से पूछिए, मैंने कई राजनेता जो प्रधानमंत्री भी बने, मैं नाम क्या लूं, मुख्यमंत्री बने, मैं मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुका हूं, 3 मुख्यमंत्रियों के साथ क्लोजली, मैं सबसे कहता था, साहब इतनी लूट क्यों होती है? सब पे एक उत्तर, क्या करें, चुनाव में बहुत पैसा चाहिए। आप विश्वास मानिए, चुनाव में अगर जो पैसा चाहिए उसका 1000 गुना भ्रष्टाचार ये लोग कराते हैं। भ्रष्ट राजनीति हमारे देश की सबसे बड़ा कोड़ है,
और इसी ने इस जन्म को, इसको, इस व्यवस्था को जन्म दिया है जिसके आज हम सब लोग जिसकी त्रासदी भोग रहे हैं। और ब्यूरोक्रेसी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें अपना हाथ मिला लिया है। अब इसको जब तक राजनीति शुद्ध नहीं आएगी तब तक ब्यूरोक्रेसी से आप कोई परिणाम की अपेक्षा न करें। इसलिए जो चैलेंज, आपने जो मूल प्रश्न था कि 2025 में ब्यूरोक्रेसी के सामने क्या चैलेंज है, मैं कहूँगा इनके सामने कोई चैलेंज नहीं, क्योंकि अब चैलेंज उठाने के काबिल बचे ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे साहब। और जो मैं लंबो लुआब निकलता है कि अंत में ले दे के इस देश के नेतृत्व को ही ठीक करना होगा, क्योंकि एक अगर आदमी भी ठीक आ जाता है, मुझे हरदम एक आदमी की याद आती है, उसके उनके ऊपर बहुत आरोप थे, लेकिन एक सेशन आके इलेक्शन कमीशन में नेताओं में डर पैदा कर दिया। उनके पुराने जितने अच्छे बुरे जो भी कर्म थे उसके एक सत्कर्म से वो याद किए जाएंगे, और वो शायद जनरेशन तक याद किए जाएंगे, वो रहे ना रहे। तो एक व्यक्ति ने देश का चुनाव ठीक कर दिया। जी बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू।